हेलो डियर बैंकर्स, हम कर रहे हैं आपके JAIIB अक्टूबर 2023 के पेपर नंबर 2 PPB की तैयारी। आज के सेशन में हम मॉड्यूल बी बोले तो यूनिट 22 से लेके यूनिट 41 तक इन टोटल 20 यूनिट्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, MCQs करने वाले हैं जो आपके मैकमिलन पब्लिकेशन बुक से लिए हैं मैंने। तो आज का सेशन अगर आपने अटेंड किया तो मैकमिलन के ये 20 यूनिट आपके टोटल कवर हो जाएंगे इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ओके, सो स्टे विद मी एंड पढ़ाई करते हैं। माय नेम इज CM दिशा दुआ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन योर वेरी ओन JIB CIB वाला। शुरू करते हैं आप मॉड्यूल बी के साथ। आज पूरा मॉड्यूल बी शुरू करके ख़त्म अपन कर देंगे। यूनिट 22 आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोअर्स एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारी बुक में दिए हुए हैं ये रहे आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल बोरोअर्स आर गवर्न्ड बाय डैश एक्ट। जैसे अगर मैंने आपके बैंक से लोन लिया तो मैं एज एन इंडिविजुअल बोरोअर हो गई, तो मुझे कौन गवर्न करेगा, कौन सा एक्ट गवर्न करेगा? पार्टनरशिप एक्ट, LLP एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और नन ऑफ द अबव। मैंने आपके साथ वादा किया कि अगर आप मुझे पैसे देते हो, लोन ग्रांट करते हो, तो मैं इंटरेस्ट के साथ इतने समय में वापस दे दूंगी। तो एक प्रपोजल हुआ, उस प्रपोजल में एक्सेप्टेंस हुई, प्रॉमिस बन गया, कंसिडरेशन भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही हूँ मैं जिस बात पे आपने एग्री किया। और अगर हम दोनों में से किसी ने भी अपनी बात को पूरा नहीं किया, जो वादा किया वो नहीं निभाया, तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी जा सकते हैं, जिसके कारण इसको गवर्न करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। ये बात दोस्तों याद रखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है, हो सकता है यही क्वेश्चन सिंपल केस स्टडी के फॉर्म में आ जाए। मतलब एक स्टोरी सुना दें कि एक है मिस्टर एक्स जो कि एक इंडिविजुअल बोरोअर है, ऑफ कोर्स। वो एक बैंक के पास गया, बैंक से उसने लोन लिया, ठीक है। बैंक को बोला मैं आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दूंगा, आप मुझे प्रिंसिपल दे दो, जो भी अमाउंट होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस डीड के अंदर लिखा हुआ होगा। ये डीड जो ये अग्रीमेंट हुआ है, यही तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आ गया है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछने की जगह इस स्टोरी के फॉर्म में आ जाता है, तभी भी आप आंसर दे पाएंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न करता है जब इंडिविजुअल बोरो करता है। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर। अगर आपने कोई शेयर खरीदा, मतलब अडानी गैस का लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का लिया, Naukri.com का लिया, कोई सी भी कंपनी जो पब्लिक कंपनी है उसकी जब शेयर लेते हो, क्या वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं, सॉवरेन सिक्योरिटी होते हैं, नेगोशिएबल होते हैं। अगर हम किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो उसको हम फ्रीली बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? They are freely transferable. They are transferable. Okay, let's go to question number 3. Question number 3 क्या बोलता है आपको? Cash credit facility is a fund based facility, non fund based facility, both fund based facility and not नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। जो कैश क्रेडिट होता है, जो आपको उधार दिया जा रहा है कैश में, ये क्या है? फंड बेस्ड है, नॉन फंड बेस्ड है, दोनों ही है। तो आंसर क्या है दोस्तों? व्हाट इज इट? इट इज अ फंड बेस्ड फैसिलिटी। एक अमाउंट है जो आपको दिया जाएगा, जैसे कि कोई लोन, कोई ओडी, कोई ओवरड्राफ्ट, कोई टर्म लोन, ये सब कुछ आपके फंड बेस्ड फैसिलिटी के अंदर आता है दोस्तों। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऑल ऑफ द अबव वर्किंग कैपिटल मीन्स इन जनरल। चलिए, ऊपर ऑल ऑफ द अबव का शायद पीछे से आ गया है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? क्वेश्चन क्या है? वर्किंग कैपिटल मीन्स, ये पीछे से शायद ऑल ऑफ द अबव यहाँ आ गया है, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव है। खैर, बोथ ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, एनी विच वेज, हम आंसर ऑलरेडी देख चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? रिक्वायरमेंट फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शन, जो रोजमर्रा के हमारे खर्चे होते हैं उसमें जो पैसे लगते हैं उसी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं।
एक्सेस ऑफ करंट लायबिलिटीज ओवर करंट असेट्स, ओके, फिक्स असेट्स माइनस करंट असेट्स, या नन ऑफ द अबव। जो वर्किंग कैपिटल होती है दोस्तों वो होती है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मतलब जो आपके रोजमर्रा के खर्चे हैं उसमें आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने असेट है और उसमें से अपनी कितनी देनदारी है, जो बच जाएगा तो वो हो जाएगा आपका नेट वर्किंग कैपिटल। यस, बट इन जनरल वर्किंग कैपिटल क्या है, जो आपके रोजमर्रा के खर्चे हैं उन्हीं को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शंस। ये काफ़ी बातें आप अपने AFM अकाउंट्स वाले पोर्शन के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। यस, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फंड बेस्ड फैसिलिटी इज मेंट फॉर। फंड बेस्ड फैसिलिटी किस लिए यूज होती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट के लिए, दोनों के लिए ही कि किसी के लिए भी नहीं। देखिए पहले तो ये समझते हैं नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी होती क्या है। जो क्रेडिट आप जहाँ पे वेयर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायरेक्ट आउटफ्लो नहीं हो रहा है, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट में, बैंक गारंटी में, सप्लायर क्रेडिट में, बायर क्रेडिट में, इन सब में डायरेक्ट आउटफ्लो नहीं होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बीइंग इन इंडिया कोई सामान खरीदा दुबई से, तो जब सामान मैं एज एन इम्पोर्टर में खरीद रही हूँ तो मुझे बैंक गारंटी देनी पड़ती है कि इतना पैसे मैं अभी दे रही हूँ, बैलेंस सामान आने के बाद दूंगी। तो उसमें क्या डायरेक्टली बैंक का कुछ खर्चा हुआ, नहीं हुआ, तो इसी को बोलेंगे नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। तो ये दोनों के लिए यूज हो सकती है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल नेचर में हो, चाहे लॉन्ग टर्म नेचर में हो, चाहे वो फिक्स असेट नेचर में हो। देयरफॉर आंसर बी, ए और बी दोनों है पीछे के केस में, चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो चाहे वो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट के लिए हो। ठीक है जी, आई होप वी हैव गॉट व्हाट इज नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। फंड बेस्ड फैसिलिटी का भी एग्जांपल हमने देखा था, और ये रहा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 23। यूनिट 23 शुरू करने चल रहे हैं। यूनिट 22 में जितने क्वेश्चंस हमारे मैकमिलन में दिए हुए थे वो हमने सारे कर लिए हैं। यूनिट 23 है आपका अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। आइए देखते हैं यूनिट 23 से क्वेश्चन नंबर 1। इन बैंकर्स पैरेलेंस, बैंकर्स के वर्ल्ड में, बैंकर्स के कंटेक्स्ट में, क्रेडिट रिस्क इन लेंडिंग रेफर्स टू, जो आपका रिस्क है जब आप उधार दे रहे हैं उसमें क्रेडिट रिस्क किसको हम रेफर कर रहे हैं, डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट बाय बोरोवर, किसी ने हमसे पैसे तो लिए बट वापस नहीं दिए, प्रिंसिपल तो लिया बट वापस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं दिया। ओके, डिफॉल्ट ऑफ बैंकर्स इन मेंटेनिंग SLR, जो आपका जो आपको लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना होता है वो अगर मेंटेन नहीं कर पाते हो तो वो क्रेडिट रिस्क है। डिफॉल्ट ऑफ बैंकर्स टू रिलीज क्रेडिट टू बोरोवर्स, अगर बैंक ने ही पैसे जो देने थे वो नहीं दिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्लैट लिया, फ्लैट की पार्शियल पेमेंट थोड़े टाइम पे एज पर द स्लैब, एज पर द क्या बोलते हैं, मेरा बिल्डर और बैंकर के बीच में जो होगा कि 10% पे अब इतना देना है, इतना ओनर देगा, इतना बैंक देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बैंक ने डिफॉल्ट कर दिया तो क्रेडिट रिस्क है। यस, तो आंसर क्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर इज डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट बाय बोरोवर, किसी ने पैसे लिए तो वापस नहीं दिए, यही है क्रेडिट रिस्क इन वर्ल्ड ऑफ बैंकर्स, इन बैंकर्स पैरेलेंस। यस, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम यूनिट 23। नेट वर्किंग कैपिटल, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका रेफरेंस आपको दिया था। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, CA माइनस CL, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ओन्ड फंड माइनस गुडविल, यूज ऑफ असेट्स प्लस सोर्स ऑफ फंड्स, और या नन ऑफ द अबव। नेट वर्किंग कैपिटल होता है आपके कितने असेट्स हैं और आपकी कितनी देनदारी है, उसके बाद जो बच जाएगा वो बन जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। और करंट असेट्स में मतलब जो 1 साल से नीचे के असेट्स हैं, जैसे कि कैश, इन्वेंट्री, डेटर्स, कोई पेमेंट मिलने वाली है ना, ये सब कुछ आ जाता है आपके करंट असेट्स में। इसमें से आप माइनस क्या करने वाले हो, करंट लायबिलिटीज को। करंट लायबिलिटीज जो आपने अभी पेमेंट करनी है, जैसे कोई क्रेडिटर की पेमेंट करनी है,
कोई एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, कोई इंटरेस्ट देना है, ये सब क्या करंट लायबिलिटी। जब इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। आंसर हो जाएगा ए टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ठीक है जी, आई होप वी हैव ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंटर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आंसर आपने देख लिया होगा, पर फिर भी हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम मैकमिलन से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे उनको हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। सोर्सेज क्या वर्किंग कैपिटल के, ये पीछे मैंने कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग दी है बैलेंस शीट बनाकर। बैलेंस शीट तो एक्जैक्टली फॉर्मेट नहीं था, बट करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में बताया। क्या सोर्सेज है वर्किंग कैपिटल के, ट्रेड क्रेडिट्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, डिपॉजिट्स, बैंक बोरोइंग्स, एडवांस पेमेंट्स, नेट वर्किंग कैपिटल या ऑल ऑफ द अबव। आपसे सोर्स पूछा है, वर्किंग कैपिटल का सोर्स क्या है, जो आपने उधार पे सामान बेचा है, खरीदा है, कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है, कोई डिपॉजिट्स है, कोई बैंक की बोरोइंग है, कोई एडवांस पेमेंट कर रखी है, या नेट वर्किंग कैपिटल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही आपके सोर्सेज है वर्किंग कैपिटल के, ये सारे ही सोर्सेज है वर्किंग कैपिटल के दोस्तों। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, टर्म लोन का मतलब क्या होता है। टर्म लोन मीन्स लोन्स पेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर टू 10 ईयर, 1 साल से 10 साल के बीच में आपको पेमेंट करनी है। रीपेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हर EMI देते रहो। ठीक है जी। यूटिलाइज फॉर एन एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, कुछ फिक्स एसेट लेने के लिए आपने टर्म लोन लिया था, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, टर्म लोन 1 से 10 साल के लिए होता है और धीरे धीरे आप पेमेंट वापस कर देते हो, और कुछ असेट लेने के लिए टर्म लोन आप लेते हो। यस, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया आपका डन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एडवांटेज क्या है कैश बजट, एडवांटेज ऑफ कैश बजट कुड बी, क्या है, क्या हो सकता है कैश बजट का। बोरर हैज टू प्लान द कैश रिक्वायरमेंट। ठीक है, बैंकर कैन स्पॉट अ डेंजर सिग्नल क्विकली, बैंकर कैन प्लान हिज रिसोर्सेज टू मीट क्रेडिट डिमांड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जब आप कैश बजट बनाते हो तो उससे एडवांटेज या एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ये सारे ही एडवांटेजेस होते हैं कि आप कैश की रिक्वायरमेंट प्लान कर सकते हो। जो जैसे मान लेते हैं मैंने उधार लिया है, ठीक है, बैंक से जब मैंने उधार लिया है, लोन लिया है, तो मैं अपनी कैश की रिक्वायरमेंट देख सकती हूँ कि मुझे कब कितने पैसे रुपए की ज़रूरत है, सितंबर में कितने चाहिए, 2023 में, अप्रैल में कितने चाहिए, 2024 में, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, बैंकर स्पॉट कर सकता है कि भैया अब गड़बड़ होने वाली है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ गड़बड़ दैट कैन हैपन, है ना। जैसे मान लेते हैं मेरी सैलरी है 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, तो एक अमाउंट तक का ही लोन मुझे मिल सकता है। मान लेते हैं मुझे मिला है 75 लाख रुपए का लोन, जो मुझे अपने हाउस लोन के लिए देना है, जिसमें से 30 लाख रुपए मैंने खुद डाले हैं। 1 करोड़ 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, प्रॉपर्टी का प्राइस ये था, ये पैसे मैंने खुद डाले हैं, ओन इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने बैंक से लोन लिया है। तो बैंक भी देख पाएगा कि कितनी सैलरी है, कितने पैसे खर्च हो रहे होंगे। 75 लाख का लोन मांग रहा है, बट हमें लगता है हम 72.5 का ही दे सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कैश बजट के अंदर ही हो रहा है। बैंकर अपने रिसोर्सेज को भी प्लान कर सकता है अपनी क्रेडिट डिमांड्स के लिए, जो बैंक को वापस देने हैं पैसे उसके लिए, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जब भी कैश बजट करते हो तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। ओके, इसी के साथ यूनिट 23 के मैकमिलन के क्वेश्चन जो हैं वो भी हो गए हैं आपके डन। 2 यूनिट्स ऑलरेडी हो चुकी है आउट ऑफ 20 यूनिट्स, 18 मोर टू गो। लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन यूनिट 24 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट से क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। Who determines the MCLR, marginal cost of fund based lending rate? मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस करती है MCLR डिसाइड, RBI करता है, बैंक खुद करती है, या नाबार्ड करता है। देखिए दोस्तों, MCLR
अगर आरबीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखी है तो वो लेंगे, बट बैंक को अलाउड है कि वो अपने लिए खुद डिसाइड कर सकता है क्या रेट, या तो एमसी बेसिकली बैंक खुद डिसाइड करता है, प्रिस्क्राइब जो लिमिट कर रखी होगी ऑफ कोर्स इट हैज टू बी एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। बट यहाँ पर आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट या एमसीएलआर इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट। कम से कम ये इंटरेस्ट रेट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जरूरी है चार्ज करना किसी स्पेसिफिक लोन में। ये डिक्टेट करता है कि कम से कम बोल रहा है ना, इसलिए लोअर लिमिट क्या है इंटरेस्ट रेट की, कोई जब हम लोन देते हैं। दिस रेट लिमिट इज सेट इन स्टोन विद बोरोअर्स अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज बाय आरबीआई। अगर ऑफ कोर्स आरबीआई कुछ कह रहा है तो वो तो फॉलो करनी ही है, बट एमसीएलआर बैंक खुद ही डिसाइड करता है अपने लिए, इसलिए आंसर हो जाएगा सी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ओके, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आरबीआई हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड प्रूडेंशियल सीलिंग फॉर एक्सपोजर ऑफ बैंक्स टू व्हीकल लोन्स, एनबीएफसीज, क्रेडिट मार्केट्स या रियल एस्टेट। आरबीआई ने कुछ भी प्रूडेंशियल सीलिंग हाईएस्ट पॉइंट नहीं बताया है जो बैंक्स एक्सपोज होते हैं किस लोन में, इट इज व्हीकल लोन में। आंसर इज 2। इट इज अगेन अ फैक्ट दैट वी नीड टू पुट इट इन आवर हार्ट्स, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, आधे नंबर के लिए ये हमारा क्वेश्चन अगर आ गया, 1 क्वेश्चन बन गया इन जनरल, तो अपन उसका आंसर दे देंगे। एक आध क्वेश्चन बन गया, विल बी एबल टू आंसर। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लोन रिव्यू डिपेंड्स ऑन। लोन का रिव्यू जो करता है बैंक ने लोन दिया उसका रिव्यू कर रहे हैं टाइम टू टाइम, और कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार ही करना है, यही तो फ्रीक्वेंसी हुई ना। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा लोन अमाउंट पे, बोरोअर की एक्टिविटी पे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बोरोअर का, या रिस्क क्या है इस अकाउंट पे, रिस्क क्या है इस अकाउंट पे जो इस बंदे ने हमारे से पैसे लिए हैं, कि ये एनपीए तो नहीं हो जाएगा, ये हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो नहीं बन जाएगा। आंसर क्या है दोस्तों, रिस्क लेवल ऑफ द अकाउंट। यस, द आंसर इज डी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लोन कोवेनेंट्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड बाय द बोरोअर, जिसने पैसे लिए हैं उसने फॉलो नहीं किया लोन के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो वट एवर वॉज ही सपोज टू फॉलो, इट इज कॉल्ड अ वायलेशन, अ इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, अ ब्रीच, अ नॉन कंप्लायंस। मैंने आपसे उधार लिए, मैं आपके पैसे वापस नहीं दे रही हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया दोस्तों। मैंने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन, आंसर विल बी बी। Yes, let's go to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर स्क्रीन पर ही दिख रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एजुकेशनल लोन ऑफ 3 लाख द मार्जिन अमाउंट रिक्वायर्ड इज। 3 लाख रुपए तक के लिए एजुकेशन लोन पे कोई भी मार्जिन अमाउंट मेंटेन नहीं करना होता है, कोई भी मार्जिन अमाउंट मेंटेन नहीं करना होता है, इसलिए आंसर दिया हुआ है नील, इट इज 0। Yes, the answer will be D to the question. ये मैकमिलन में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है। ओके, हमने यूनिट 22, 23, 24 कर ली है, 25th यूनिट जो कि है टाइप ऑफ कोलैटरल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स करने अब हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ऑन द स्क्रीन, the nature of charge created while advancing against LIC policies is। मतलब मान लेते हैं मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, मैं बैंक के पास गई, बैंक जी मुझे लोन चाहिए। बैंक ने कहा मेरे पास सिक्योरिटी क्या रख रहे हो, कहा मेरे पास ऐसे तो सिक्योरिटी नहीं है, बट मैंने एक इंश्योरेंस करा रखा है एक इंश्योरेंस कंपनी से, जहाँ मैं प्रीमियम कुछ ऑलरेडी दे चुका हूँ और कुछ दे रहा हूँ।
अगर मैं इंश्योरेंस आपको दे देता हूँ कि अगर मैंने डिफ़ॉल्ट किया, आपसे प्रिंसिपल अमाउंट तो लिया बट आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट नहीं दिया, तो आप मेरे इस पैसों को अपने पास रख लेना। तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, ये एक असाइनमेंट है। LIC पॉलिसी जो है एडवांस जो मैं कर रही हूँ, LIC सॉरी जो एडवांस मुझे इस पॉलिसी पे मिल रहा है LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी पे, वो असाइनमेंट है, लियन है, प्लेज है कि सेट ऑफ है। बेसिकली क्या क्या हुआ मैं बना देती हूँ वन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। एक्चुअली में क्या हुआ, मैं गई बैंक के पास कि मुझे लोन चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है मैं तुमको प्रिंसिपल दे तो दूंगा बट कुछ सिक्योरिटी दो। तो मैंने कहा कि मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, इसका मैं प्रीमियम देती हूँ। मैंने बैंक को असाइन कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, मैंने बैंक को मैंने उसे असाइन कर दिया। जब बैंक को मैंने असाइन किया, बैंक ने मुझे लोन ग्रांट कर दिया, बैंक ने मुझे एडवांस दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, है ना। जब बैंक ने मुझे एडवांस दे दिया, अगर मैंने डिफॉल्ट किया, जस्ट इन केस मैं लोन का अमाउंट नहीं देती हूँ, तो ये जो LIC है इससे अपने बैंक जो है इससे अपने पैसे रिकवर कर लेगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर असाइनमेंट हो गया मेरी LIC पॉलिसी का फॉर द लोन दैट आई एम टेकिंग फ्रॉम द बैंक। ओके, द आंसर इज A टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अगेन जैसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल लेके बताया, ऐसे ही क्वेश्चन केस के फॉर्म में भी हमने एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हैज बीन डिफाइंड इन। टाइटल ऑफ गुड्स, बेसिक गुड्स कहाँ, जो ये गुड्स है उसका टाइटल, ओनरशिप किसकी है, ये डॉक्यूमेंट कहाँ में बता रखा है, कहाँ डिफाइन कर रखा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बता रखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया हुआ है, या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दिया हुआ है। गाइस एक बात समझिए, जब भी कोई भी सामान का लेना देना होता है, बाइंग सेलिंग होती है, ठीक है, और कौन से गुड्स की होती है, मूवेबल गुड्स की, वो बता रखा है हमको सोगा के अंदर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, और यहीं पे डिफाइन किया गया है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी सेक्शन 2 के अंदर। मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप लॉ भी पढ़ेंगे फ्यूचर में, थोड़ा बहुत लॉ हमारे PPB में है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, और ओम्बड्समैन RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 ना, ऐसे कुछ और लॉ रिलेटेड एंगल भी हमारे सब्जेक्ट के अंदर। इन सब में अभी तो हम सेक्शंस नहीं कर रहे हैं, बट जब आप फ्यूचर में जाकर जब आप CA/IIB में अपीयर करेंगे, वहाँ पे BRBL देंगे, और अभी BRBL होता है, हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए आने वाले ईयर्स में, नाम बदल दिए जाते हैं। जैसे पहले हमारा JIIB में लॉ आता था LRAB के नाम से, पहले जब 3 पेपर होते थे बिफोर द जून 2023 अटेम्प्ट। तो लॉ में कोई भी सेक्शन जहाँ पर डेफिनेशन आती है, जनरली 99% ऑफ द टाइम उसी एक्ट के सेक्शन 2 में दे रखी होती है, इसलिए मैंने सेक्शन 2 इमीडिएटली आपको बता दिया। अगर आपको नहीं भी होता है याद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद करने की एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आया लॉ में वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, इसलिए मैं आई हैव गिवन यू द आंसर, द रेफरेंस। जैसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डिफाइन करा गया है सोगा के अंदर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 में BRA के अंदर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, नो बैंकिंग कंपनीज शाल होल्ड शेयर्स इन एनी कंपनी, चाहे एज अ प्लेजी और एज अ मॉर्गेजी और एज एन एब्सोल्यूट ओनर। प्लेजी मतलब जिसने आप कुछ आपसे गिरवी रख के आपको पैसे दिए हैं। मॉर्गेजी मतलब जिसने आपसे कोई प्रॉपर्टी रख कर आपको पैसे दिए हैं। तो मतलब बैंक के बारे में ही बात कर रहे हैं। बैंक ना तो एज अ प्लेजी, ना तो एज अ मॉर्गेजर, ना एज अ एब्सोल्यूट ओनर ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 30% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी और द 30% ऑफ इट्स own paid up share capital and reserves, tangible net worth, risk weighted assets या paid up capital, whichever is less, या तो ये इनमें से whichever is less,
नहीं कर सकती है, वेदर प्लेजी, मॉर्गेजी और एब्सोल्यूट ओनर। अमाउंट इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता 30% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या फिर 30% ऑफ व्हाट, आपको बताना है। शेयर्स हेल्ड इन डीमैट फॉर्म शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सपोजर लिमिट। एक्सपोजर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए तो जो डीमैट में आपके शेयर रखे हैं उसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ए टू द क्वेश्चन, ओन पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। 30% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या फिर 30% ऑफ ओन पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, विच एवर इज लेस, जो भी कम है। आंसर क्या है? ए टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। जो लोन देते हैं किसी सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट डिबेंचर्स या पेड अप शेयर पीएसयू बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है, पीएसयू के अंदर, पीएसयू बॉन्ड्स मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी बॉन्ड्स पकड़ लो। टू इंडिविजुअल should not exceed the limit of dash per individual borrower if the securities are held in demat account। लिमिट कितनी है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 50 लाख। द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 इज 20 लाख। 20 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो भी आप लोन दे रहे हैं अगेंस्ट शेयर्स, डिबेंचर्स, पीएसयू बॉन्ड्स किसी इंडिविजुअल को। अब अगेन यहाँ से केस के फॉर्म में कैसे क्वेश्चन बन सकता है? एक है मिस्टर ए, उन्होंने अपने शेयर्स को असाइन कर कर एज अ सिक्योरिटी बैंक से लोन लेने गए। अब बैंक कितना मैक्सिमम लोन दे सकती है? बैंक मैक्सिमम 20 लाख पर इंडिविजुअल दे सकती है, तो दिस इज द मैक्स लिमिट, दिस इज व्हाट इज गिवन। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में केस के फॉर्म में भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं जैसे मैकमिलन में आपके दिया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है दोस्तों? लोन अगेंस्ट माइनर्स टर्म डिपॉजिट। माइनर मतलब जो इंसान 18 साल से कम है इन जनरल, बट अगर वो किसी गार्जियन के अंदर है, मतलब पेरेंट्स नहीं है, गार्जियन है, तो वहाँ पे उस केस में 21 ईयर्स के नीचे आ जाता है अगर अंडर गार्जियंस है। अगर अंडर पेरेंट्स ही है तो इट इज 18 ईयर्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। Okay, loan against minors term deposit can be granted if the documents are signed if the minor has completed the age of 14 years. Cannot be granted under any circumstances as the minor does not have contractual ability। Actually कोई भी इंसान जो भी माइनर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 10 में बोला गया है कि कोई भी जना अगर वो माइनर है या अनसाउंड माइंड का है या लॉ ने उसे बार कर रखा है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है ना। तो ये बोल रहे हैं कि अगर क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है इसलिए माइनर साइन कर ही नहीं सकता है। कैन बी ग्रांटेड टू गार्जियन ऑफ द माइनर इफ इट इज अ नेसेसिटी ऑफ द माइनर। माइनर की नेसेसिटी है तो गार्जियन को, माइनर के गार्जियन को ग्रांट हो जाएगा। कैन बी ग्रांटेड ओनली विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। अगर कुछ नेसेसिटी के कारण, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं एक माइनर हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास मतलब आई एम अबाउट ऑन द वर्ज टू फेंट और समथिंग, ठीक है, और बहुत तबीयत ख़राब सी लग रही है एंड समबडी गेव मी ए बनाना, ठीक है, बनाना दे दिया मुझे और पैसे अभी नहीं लिए, बट क्या वो मेरे गार्जियन से रिकवर कर सकता है? हाँ, ये इन जनरल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है। बट हम बोरोइंग केस में बात करें आपके लिए एज अ बैंकर, तो बैंक में क्या होता है, अगर गार्जियन, माइनर का गार्जियन, वो इस केस में पेरेंट भी हो सकते हैं, माइनर के गार्जियन को लोन मिल जाएगा, ठीक है, अगर वो नेसेसिटी है माइनर की, उस केस में लोन माइनर के को टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में मिल पाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन जैसे मैंने अभी कहानी सुनाई, केस के फॉर्म में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जो आपका LTV है, लोन टू वैल्यू रेशियो है,
इन केस ऑफ लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी वो कितनी रहती है? 50%, 75%, 100% या 85%? 85%. Yes, what is the right answer? 50, 75, 100 या 85? क्या है सही आंसर दोस्तों? इट इज 75%. जब मैं गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन ले रही हूँ तो LTV रहेगा 75% का. ओके, आई होप वी आर ऑल अलाइंड. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट यूनिट. यूनिट 26 की ओर चल दिए हैं. 22, 23, 24, 25 हो गई है. 5th यूनिट कर रहे हैं आज के सेशन में फ्रॉम योर मॉड्यूल बी. इसके बाद भी हमारी 15 यूनिट्स रह जाएगी. इट्स अ लॉन्ग वे टू गो बट डेफिनेटली वर्थ द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम. अगर ढंग से आपने मेरे साथ ये सेशन अटेंड किया तो मैकमिलन के लिए तो आप सॉर्ट हो जाओगे. किताब उठानी नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस देखने के लिए. ठीक है, ऑफकोर्स कंसेप्ट तो आपको क्लियर करने ही होंगे, इसके अलावा भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट एक बार तो एटलीस्ट मॉड्यूल भी हो जाएगा. चलिए, डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बने हुए हैं यूनिट 26 के अंदर. The usual form of contract of agency is by the way of a power of attorney, indemnity bond, guarantee bond या none of the above. जो contract of contract of agency है वो power of attorney के थ्रू आती है, by the way of power of attorney. ओके, यूजुअल फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का, वो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू होता है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बोले तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बता रही हूँ. मेरी एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी मैं सेल करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू सेल इट. मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया और बोला कि अगर तूने मेरी प्रॉपर्टी बेच दी तो मैं तुमको कमीशन दूंगा. ये मेरा एम्प्लॉय नहीं है, सिर्फ कमीशन है, क्योंकि कमीशन पे काम हो रहा है, एज एन एजेंट काम हो रहा है, तो मैं उसे कमीशन दूंगी अगर मेरा काम हो गया तो. ठीक है, अगर ये बंदा किसी थर्ड पार्टी को मेरी प्रॉपर्टी बेच पाता है तो कुछ कमीशन ये भी रख लेगा. ओके, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. ऐसे ही कभी कभी एजेंट की तरह बैंक भी काम करता है फॉर अ कस्टमर. यस, तो उन केसेस में भी और इन जनरल केसेस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होती है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा दी जाती है. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? पॉनी कैन सेल द गुड्स इफ द पॉनर फेल्स टू पे. अगर पॉनर कौन है? पॉनर वो है जिसने अपनी कोई प्रॉपर्टी, लेट्स से गोल्ड ज्वेलरी, गिरवी रखी थी बैंक के पास लोन लेने के लिए, प्रिंसिपल अमाउंट लेने के लिए, और वादा किया था मैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस दे दूंगा और अपनी गोल्ड ज्वेलरी वापस ले लूँगा. 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 4 हो गया. ठीक है, ये 1 था. तो इस केस में ये बन गया पॉनर और ये बन गए पॉनी. अब पॉनी बोले तो बैंक के गुड्स बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकता है अगर पॉनर ने पैसे वापस नहीं दिए. विच इज करेक्ट, विच इज ट्रू. आंसर क्या हो जाएगा? बी टू द क्वेश्चन. ऑप्शन देखेंगे, ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर इन द ऑन द क्वेश्चन फॉर द स्क्रीन. इन द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. हाँ, मैम ने क्या बोला आपकी? चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. The bailey can keep the goods bailed to him and he need not return the same to the bailor. बेलर बोले तो जिसने सामान दिया है. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आई, मैंने बोला यार मुझे ना तेरी गाड़ी चाहिए, मेरे को अपनी डॉटर को स्कूल छोड़ने जाना है. तो आपने मुझे अपना सामान दिया, आप बन गए बेलर और मैं बन गई बेली. ये होता है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे एक इंसान गया एक टेलर के पास. ठीक है, दिस इज मिस्टर राम गए एक टेलर के पास और बोला कि ये रहा एक पीस ऑफ क्लॉथ, इस क्लॉथ का मुझे सूट बना के दे दो, ये सूट बना के मुझे दे देना. ठीक है, अब पीस ऑफ क्लॉथ टेलर ने रख तो लिया, वापस नहीं दे रहा है. कैसा कर सकता है?
इन केस ऑफ बेलीज लियन कर सकता है, मतलब अगर जो इन्होंने एफर्ट्स लगाए कपड़े को सूट पे कन्वर्ट करने के लिए, उस केस में रख सकता है, पैसे दे देगा, सामान ले लेगा, उसे बोलते हैं बेलीज लियन। कंसेप्ट है हमारे कंटेंट में, जब आप पढ़ेंगे तो आप उसे देखेंगे। बट इन जनरल सर्कमस्टांसेस, जब मैंने आपसे गाड़ी ली थी, जब मैंने आपसे आपकी कार ली थी एक पर्पस के लिए, तो जैसे ही वो पर्पस फुलफिल होगा, जैसे ये पर्पस फुलफिल होगा, मुझे आपकी गाड़ी वापस देनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास ही रख लो। बेलर ने अपनी गाड़ी बेली को दी, वो बोल रहा है बेली तू ही रख ले ये गाड़ी। ऐसे हो सकता है क्या? नो, द आंसर विल बी फॉल्स इन हियर। बट इस केस में अगर रख सकता है टेलर, टेलर कैन कीप, अगर पेमेंट नहीं मिली है तो, इन केस पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड। ओके, इसको बोलेंगे बेलीज लियन, क्योंकि ये बेलर है और ये बेली है। ओके, ये केस 1 बताया मैंने आपको और ये केस 2 बताया। इन जनरल सर्कमस्टांसेस नहीं रख सकते हैं, बट अगर ये वाला कहानी हो जाती है तो रख भी सकते हैं। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? अंडर कंपनीज एक्ट 2013 अ चार्ज इंक्लूड्स, चार्ज में क्या आ जाता है? मॉर्गेज, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या लेटर ऑफ क्रेडिट। मॉर्गेज मतलब जब मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपके पास रखी कुछ पैसे लेने के लिए, तो कंपनीज एक्ट में क्या कंपनीज एक्ट में चार्ज के अंदर क्या इंक्लूड होता है? प्रॉमिसरी नोट इंक्लूड होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, नो। क्या इंक्लूड हो जाता है? आंसर विल बी ए टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। चार्ज क्रिएट हो गया है कि भैया हमने गिरवी रख दिया है, पैसे वापस देंगे तो ही हमको ये प्रॉपर्टी वापस मिलने वाली है। आई होप गाइज आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपोथिकेशन इज एन इम्प्लाइड प्लेज इन केस वेयर डिलीवरी ऑफ गुड इज गिवन, constructive possession of obligation is given, constructive possession of good is given, या none of the above। देखो प्लेज में क्या हुआ था, हमने पीछे जो देखा था कि एक पॉनर था, एक पॉनी था। ओके, पॉनर कौन था? जिसने अपनी गोल्ड ज्वेलरी रखी थी फॉर गेटिंग लोन। ठीक है, बोल रहे हैं हाइपोथिकेशन में क्या होता है, दिस इज नोन एज प्लेज। जो ये पॉन बोल रही हूँ मैं, पॉनर है, इस केस में ये प्लेजर बन जाएगा और इस केस में ये प्लेजी बन जाएगा। पॉनर को हम प्लेजर और प्लेजी भी बोल सकते, पॉनर को प्लेजर और पॉनी को प्लेजी भी बोल सकते हैं। इस केस में बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्लेज। अब हाइपोथिकेशन क्या होता है? हाइपोथिकेशन होता है जहां पर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में मॉर्गेज में बात करते हैं, हो रहा मूवेबल प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर ना हम पोजेशन नहीं दे रहे हैं। जैसे हम गोल्ड ज्वेलरी यहाँ पे दे ही दी थी, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं मैंने अपनी गाड़ी पे लोन लिया, गाड़ी को गिरवी रख के, तो मैंने गाड़ी की सिंबॉलिक पोजेशन दे दी, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन दे दी, गाड़ी की चाबी दे दी, गाड़ी नहीं दी। गाड़ी तो मैं अभी भी चला रही हूँ, एक की मेरे पास भी है। तो यहाँ पर ऑब्लिगेट, ये देखो डिलीवरी तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम हाइपोथिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन सिर्फ ऑब्लिगेशन का देते हैं या गुड्स का देते हैं या कुछ भी नहीं देते हैं? आंसर इज सी टू द क्वेश्चन। यहाँ पर जब मैं अपनी गाड़ी दे रही हूँ, गाड़ी की चाबी दे रही हूँ, गाड़ी की चाबी दे दूंगी, तो ये मैं इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव या फिर सिंबॉलिक पोजेशन। ठीक है, आई होप इट इज ऑल क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, नोट्स मिल जाएंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6। लेट मी हैव अ
sip of water and then we move forward. तब तक आप एक क्वेश्चन पढ़िए. Simple mortgage is created by, question number 6, unwritten promise, an oral assent, an oral instrument या फिर एक instrument in writing. जो simple, देखो mortgage के ना टाइप होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ mortgage होता है, जिसमें simple mortgage के बारे में बात हम क्वेश्चन में कर रहे हैं. तो कोई भी mortgage जो है वो राइटिंग में होना ज़रूरी है. It has to be an instrument in writing. जैसे मान लेते हैं एक है मिस्टर श्याम. ओके, मिस्टर श्याम ने लोन लिया किसी बैंक से, बट ऐसे ही नहीं दे दिया बैंक ने लोन. बैंक ने कहा कि मैं लोन तो दूंगा बट कुछ सिक्योरिटी रखकर. तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी. ठीक है, ओनरशिप इन्हीं के पास है, पोजेशन भी इन्हीं के पास है. सिंपल मॉर्गेज में ओनरशिप इन्हीं के पास है, पोजेशन भी इन्हीं के पास है. सिर्फ प्रॉपर्टी रखकर एक प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस दे दूंगा अगर आप मुझे प्रिंसिपल देते हो. तो जो डीड हुई, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके बीच में, इसको बोलते हैं मॉर्गेज डीड. क्या बोलते हैं दोस्तों? मॉर्गेज डीड. ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसे बोलेंगे मॉर्गेज की डीड. और जो ये पैसे वापस देने हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं मॉर्गेज मनी. ओके, आंसर ये कैसा होना चाहिए? ये जो मॉर्गेज डीड है, इट हैज टू बी इन राइटिंग. Answer will be C to the question on the screen. With this, we have come to Unit 27. 5 minutes already done. Unit 27 documentation से related है, इसको अब हम करने वाले हैं. Okay. As per the Stamp Act, a document executed in India shall be stamped only before execution, at the time but before filing, at any time but before filing suit. 30 days after execution, before or at the time of execution. Stamp Act के according documents in India हमारे before और at the time of execution stamp होने चाहिए. जब execute कर रहे हैं कोई भी property, कोई भी लेना देना जहाँ पे हमें stamping की ज़रूरत होती है, या तो execution के समय या उससे पहले होना चाहिए. Important बात है. 30 days पढ़ के स्वेड अवे मत हो जाना. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ओके, द कोर्ट कैन कंडोन डिले इन फाइलिंग सूट एज पर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट. कौन ट्रू नहीं है? ठीक है. एन अग्रीमेंट इज नॉट स्टैम्प्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इन इंडिया. द डिफेक्ट कैन बी क्योर्ड बाय पेइंग पेनल्टी. पेनल्टी दो और कोई दिक्कत नहीं है. अपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी थी, स्टैंपिंग नहीं कराई थी एग्जीक्यूशन के समय, एग्जीक्यूशन से पहले, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. व्हेन द बोरोअर एक्नॉलेजेस द डेट before the expiry of limitation period, the period of limitation is extended by one more period. मतलब मान लेते हैं limitation period क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने लोन लिया किसी बैंक से. ठीक है, बैंक से जब लोन लिया तो वादा करना होगा बैंक से किसी बंदे से. इट कुड बी एनीबडी, कहीं से भी लोन लिया. ठीक है, तो लोन लिया और कहा कि मैं पैसे वापस दे दूंगा, आई विल रिटर्न द मनी. बट ऐसा किया नहीं, और जब से नहीं किया, मान लेते हैं, चलो यही एग्जाम्पल लेते हैं, किसी बंदे से लोन लिया था, बैंक हटा देते हैं, यहाँ से बैंक हटा देते हैं. राम ने शाम से बोला कि यार मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, तेरे को 6 महीने बाद दे दूंगा, 2 महीने बाद दे दूंगा, 1 महीने बाद दे दूंगा, व्हाटएवर इनके बीच में अरेंजमेंट हुआ.
ये गए श्याम जी गए राम जी के पास, पैसे दीजिए भाई साहब, कहा अभी नहीं है थोड़े दिन में देता हूँ, ठीक है, अभी नहीं है थोड़े दिन में देता हूँ, ठीक है। ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 3 साल बीत गए। 3 साल का कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, दे देगा दे देगा। 3 साल बीत गए। अब 3 साल के बाद श्याम जी राम जी का पैसे दो भाई, मैं नहीं देता। आप कौन? तो अब बोल रहे श्याम जी आप कौन बताया, तू तेरे को देख लेकर चलता हूँ कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट ऑफ लॉ कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया। 3 to 12 ईयर्स इन जनरल, हर एक एक्ट में अलग अलग लिमिटेशन दिए हुए हैं कि 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 12 साल के अंदर आपको केस करना होगा। नहीं करते हो तो कोर्ट ऑफ लॉ विल नॉट हेल्प। कोर्ट बोल रहा है मैं उसी की हेल्प करूंगा जो टाइम से आएगा। टाइम के बाद आएंगे, ऐसे तो पता नहीं 20-20 साल बाद लोग पुरानी पुरानी कहानियां लेकर आते रहेंगे। ओके, तो बोल रहा है कि अगर 3 साल खत्म होने से पहले, 3 ईयर्स जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर्स खत्म होने से पहले राम ने लिखित में एक्नॉलेज करके दे दिया कि मैं आपको पैसे वापस दे दूंगा, तो जिस दिन लिख कर दिया उस दिन से नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, नया 3 साल का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सी सही बोल रहा है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये मैंने आपको समझा भी दिया है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ द बोरोअर मेक्स पार्ट पेमेंट इनटू द लोन अकाउंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज एक्सटेंडेड बाय 1 मोर पीरियड। ये भी एकदम सही है। क्या हो रहा है कि अगर ये मेरे पीरियड खत्म होने से पहले, लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले कुछ भी अमाउंट राम ने शाम को दे दिया, वहां से भी नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो स्टेटमेंट सी एंड डी इज ट्रू। कौन सी ट्रू नहीं है, आपको ए और बी में से बतानी है। ए और बी में से बतानी है गाइस। कोर्ट कंडोन कर सकता है अगर लिमिटेशन मतलब डिले हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और पेनल्टी के साथ आप स्टैंपिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर इज ए टू द क्वेश्चन। मैंने अभी आपको बताया अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है, कोर्ट हेल्प नहीं करेगा जब आप सूट फाइल कर रहे हो। बट जब आप अपील लेके जाते हो, मतलब लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट जाते हो, क्योंकि आप यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हुए थे, जो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था आप यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो आप ऊपर जा सकते हो। और वहाँ लेट्स से यहाँ से नीचे से ऊपर जाने के टाइम था 30 डेज, बट आप 45 डेज बाद गए, तो क्या अब अलाउ करेंगे 45 डेज, 30 की जगह 45 डेज पे आना? अलाउ करा जा सकता है अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स है, तो ऐसा लिमिटेशन एक्ट बोलता है। अपील के केसेस में एक्सटेंशन अलाउड है, सूट के केसेस में एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। अगर आप टाइमली नहीं गए तो बात खत्म है। ओके, और इसी के साथ यूनिट 27 भी हो गया खत्म। चल रहे हैं यूनिट 28 की ओर, जहां हम एनपीएस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर मॉड्यूल बी इन जनरल फॉर योर पीपीबी। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट या स्ट्रेस असेट्स के रिलेटेड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। व्हेन विल अ लोन बी अ एनपीए? कब एक लोन एनपीए हो जाएगा? एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट। देखिए समझिए एक बात को, जब भी कोई इंसान को किसी चीज से प्रॉफिट होता है, जब भी किसी इंसान को किसी चीज से प्रॉफिट होता है तो वो उसी के लिए बन जाता है असेट। ठीक है, बैंक के बारे में बात करते हैं, तो बैंक जब लोन देता है किसी को, तो लोन देता है प्रिंसिपल अमाउंट, बट लेता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दिए 1 लाख रुपए, वापस लिए 1,10,000 रुपए, तो ये 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ तो क्या ये हमारा, ये बैंक के लिए ये लोन असेट नहीं बन गया? बिकॉज इट इज गिविंग अ प्रॉफिट। क्या ये बैंक के लिए असेट नहीं बन गया? बन गया ना। बट मान लेते हैं किसी ने लोन लिया, बट पैसे वापस नहीं दिए, तो ये असेट बन जाएगा स्ट्रेस्ड असेट या फिर नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये असेट वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसे हमने सोचा था। ओके, चलिए अब बोल रहे हैं कि व्हेन विल अ लोन बी एन एनपीए? बी एनपीए जब इंटरेस्ट या एंड और ऑन लोन इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज। Account is out of order in case of overdraft or cash credit. Bill remains overdue for more than 90 days. Okay, चाहे वो पेमेंट के लिए हो, चाहे वो डिमांड पर हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या खाली ए और सी। एनपीए
हो जाएगा सारे ही केस में जब पैसे देने थे बट दिए नहीं, हो जाएगा आंसर विल बी डी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ओके, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? डायरेक्ट एडवांटेजेस टू एग्रीकल्चर एंड एसएमई अंडर स्टैंडर्ड असेट कैटेगरी रिक्वायर्स प्रोविजन एट द रेट ऑफ व्हाट? 0.40%, 0.10%, 1% या फिर 0.25%। जब आप एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट एडवांसेस देते हो या स्मॉल एसएमईज को आप देते हो डायरेक्ट एडवांसेस, तो यहाँ पर किसी स्टैंडर्ड असेट कैटेगरी में तो रिक्वायरमेंट क्या है? रेट का प्रोविजन क्या बताता है, कितना परसेंट है? 0.40, 0.10, 1 या 0.25? द आंसर इज 0.25%। आंसर इज 0.25%। इट इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपसे एक्सपेक्ट करता है इंस्टीट्यूट कि आप याद रखें इन्हें, इसीलिए क्वेश्चन मैकमिलन में आपके दिए हुए हैं। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है a substandard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months, 6 months, 90 days या 180 days। हम सब स्टैंडर्ड असेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 12 months। एनपीए करने के लिए 90 डेज चाहिए बट सब स्टैंडर्ड असेट होने के लिए 12 महीने चाहिए। 90 डेज इक्वल्स टू 3 months बाय द वे, है ना। सब स्टैंडर्ड असेट जो कि एनपीए है वो कितने समय होना चाहिए? पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 months, 12 महीने या उससे कम, ज़्यादा नहीं। लेस भी याद रखना है आपको। हो सकता है क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में आपसे पूछ ले कि अगर कोई एसेट है जो 12 महीने से कम है एनपीए हुए तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो हम उसे सब स्टैंडर्ड असेट बोलेंगे। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, सेम ही क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? प्रोविजंस रिक्वायर्ड ऑन an 8-month-old substandard asset of a willful defaulter is -%। जिसने जानबूझ के विलफुली डिफॉल्ट किया है उस पर कितना परसेंट जो प्रोविजन लगने वाला है वो कितना परसेंट लगने वाला है? अगर कोई असेट है जो एनपीए हो चुका है, सब स्टैंडर्ड असेट है, 8 महीने पुराना है, कितना प्रतिशत लगेगा? 10, 15, 20, 25, सॉरी नहीं, 10, 15, 25, 20। द आंसर इज 25 टू द क्वेश्चन, 25%। 25 पीछे हमने देखा था 20%। कब देखा था 20%? 20 नहीं 25, 0.25% था, 20% नहीं। मैं कुछ और का रेलेवेंस देने लगी थी। अभी चलते हैं क्वेश्चन 2 ही देखते हैं। जब मैं डायरेक्ट एडवांसेस एग्रीकल्चर एसएमईज के बारे में बात कर रही हूँ तो 0.25% है। ओके, फिर 12 months बात कर रहे हैं सब स्टैंडर्ड बनाने के लिए, और 25% बात कर रहे हैं अगर कोई विलफुली डिफॉल्ट करता है। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू यूनिट 29। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ऑलरेडी डन। 7 यूनिट्स डन। चल रहे हैं 8th यूनिट की ओर। इम्पॉर्टेंट लॉज रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ ड्यूज। रिकवरी ऑफ ड्यूज मतलब पैसे जो दिए हैं वो वापस रिकवर करने हैं, उस रिलेटेड लॉज हैं, जैसे कि सरफसई है, जैसे कि अपन के पास डीआरटी एक्ट है, जैसे कि अपन के पास आईबीसी है। ये सारे ही बातें करते हैं पैसे कैसे रिकवर करने हैं। ओके, तो डीआरटी जिसके बारे में जस्ट मैंने अभी आपको मेंशन किया, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल कंसिस्ट ऑफ अ बेंच ऑफ 3 पर्सन। 3 लोगों का बेंच होता है डीआरटी के अंदर, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। बताइए क्या ये सही बात है? इज इट करेक्ट? नो, डीआरटी में सिर्फ एक ही बंदा होता है जो कि होता है प्रीसाइडिंग ऑफिसर। क्या होता है दोस्तों? प्रीसाइडिंग ऑफिसर। अब आपके लिए मेरे पास क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर कोई जना डीआरटी से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो जाता है डीआरएटी के पास।
अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी है जो डीआरटी के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं, अग्रीव्ड है, तो डीआरटी के पास जा सकती है विदिन 30 डेज फ्रॉम पासिंग ऑफ ऑर्डर। और जो ये डीआरटी है, जैसे यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही एक बंदा है जो बेंच है, यहाँ पे डीआरटी में कौन है बेंच पर, कौन होता है बेंच पे, ये आपका क्वेश्चन है। दिस इज योर होमवर्क, आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि एक ही बंदे का होता है डीआरटी में बेंच, यस इट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ऐसे ही डीआरटी में भी एक ही बंदे का होता है, बट उसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर आंसर है फॉल्स, only one. Okay, let's go to question number 2. ठीक है, for recovery the recovery officer can adopt the same methods as adopted for recovery of income tax under Income Tax Act 1961. क्या ऐसे ही होता है जैसे इनकम टैक्स के अंदर पैसे लोग रिकवर करते हैं, ऐसे ही रिकवरी ऑफिसर भी रिकवर करता है? जी हाँ, द आंसर इज ट्रू टू द क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको यहाँ भी दिखने को मिल रहा है। और अगर आपको इस बारी गुड न्यूज़ मिलती है, आपका जीआईबी क्लियर हो जाता है, अगर आप ऐसी मेहनत करते रहे, तो सीआईबी में भी डीआरटी है अपन के पास, डीआरटी एक्ट 1993 है, जहाँ पर सिमिलर क्वेश्चंस आपको सीएआईबी में बीआरबीएल के अंदर दिखने को मिलेंगे। ओके, द आंसर इज ट्रू टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है doctrine of election will come into play when there exist 2 or more remedies, when there are inconsistencies between the remedies, where there is a choice available to the party to opt for more than one, या फिर when all the aforesaid elements are present in a case. The answer is D. इन केसेस में इलेक्शन लगेगा कब? जब एक से ज़्यादा रेमेडी, एक से ज़्यादा उपचार अवेलेबल हो, ठीक है, जब इनकंसिस्टेंसीज हो, इधर ये वाले 4 लोग बोल रहे हैं ऐसे जाना है, 3 लोग बोल रहे हैं यहाँ से जाना है, तो जो 4 लोग बोल रहे हैं उसको प्रिवेल कर लेंगे, ठीक है। जब पार्टीज के पास एक ज़्यादा चॉइसेस हो लेने की, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन आ जाएगा। इट्स अ गुड अगेन क्वेश्चन। अब हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, ये आपको पॉइंटर्स दे दे और बोले कि इसको क्या बोलेंगे, कौन सा डॉक्ट्राइन है, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पीरियड स्टिपुलेटेड इन द एक्ट फॉर फाइलिंग डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट with the central registry is how many days? 30 days, 15 days, 45 days, none of the above. Actually सरफसई के अंदर इसके बारे में बात हो रही है, सरफा ऐसी, that is securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act 2002। वहाँ पर क्या बात करी हुई है कि आपने अगर मतलब मैंने आपसे लोन लिया और अपनी प्रॉपर्टी आपके पास रखी है, तो आपको इसको सेंट्रल रजिस्ट्री के अंदर बैंक को कराना होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कराना होता है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर जिसने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है कि अगर पैसे नहीं तुमने दिए तो मैं ये बेच के वापस ले लूँगा अपने पैसे, है ना। तो ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए सेंट्रल रजिस्ट्री में कंपलसरी है रजिस्टर कराना अंडर सरसई। किसके अंदर? अंडर सरसई। कितने दिन के अंदर कराना होता है? 30, 15, 45, कुछ भी नहीं। द आंसर इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। एक्चुअली आपको फाइल तो करनी होती है, डिटेल्स नहीं, आपको रजिस्ट्री करानी होती है सरसई के अंदर विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज। ओके, विदिन 30 डेज रजिस्ट्रेशन करानी होती है फॉर सेंट्रल रजिस्ट्री by the lender, by the secured creditor. Okay, I hope it is clear. Let's go to question number 4. Are hire purchase and lease contracts covered under SARFAESI? क्या हायर परचेज और लीज कॉन्ट्रैक्ट SARFAESI में कवर होते हैं? नहीं। SARFAESI में क्या क्या कवर होता है? बेसिकली क्या होता है SARFAESI ने इस एक्ट में, अगर मान लेते हैं कोई बोरोअर है, उसने कोई प्रॉपर्टी ली है, सॉरी बैंक को प्रॉपर्टी देकर लोन लिया है, अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी या हाइपोथिकेट करी, या तो मॉर्गेज करी या हाइपोथिकेट करी, ठीक है, कोई मूवेबल, इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है,
तो बैंक के पास पावर है सरफसई के अंदर कि अगर पैसे वापस नहीं करे तो मैं प्रॉपर्टी बेच के अपने पैसे वापस ले लूँगा। ठीक है, तो किन किन केसेस में सरफसई लगता है? सरफसई लगता है इन फॉलोइंग केसेस के अंदर। कौन कौन से फॉलोइंग केसेस है? फॉलोइंग केसेस है, कहाँ सरफसई नहीं लगता है मैं बता देती हूँ। सरफसई कहाँ नहीं लगता है? अगर कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पर सरफसई नहीं लगेगा। ठीक है, अगर 1 लाख से कम का अमाउंट रह गया है उस पर सरफसई नहीं लगेगा। अगर जो पैसे अमाउंट आपसे बोरो किए थे वो 80% आ चुके हैं, 20% या उससे कम रह गए हैं, तो उस पर सरफसई नहीं लगेगा। ठीक है, जहाँ सिक्योरिटी क्रिएटेड नहीं है, जहाँ पे कुछ सिक्योरिटी नहीं दी थी, वहाँ पर भी आपका सरफसई नहीं लगता है। जहाँ पे भी कोई भी कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे हायर परचेज है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर भी सरफसई नहीं लगता है। अनपेड सेलर है, मतलब मैंने आपसे प्रॉपर्टी कुछ सामान खरीदा और आपको पेमेंट नहीं करी, उस पे सरफसई लग जाएगा क्या? नहीं, अनपेड सेलर पे भी सरफसई नहीं लगेगा। यहाँ पर सोगा के बारे में बात होती है, सोल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, यहाँ पे सरफसई नहीं लगता है। पीछे बोल रहा है क्या हायर परचेज और लीज कॉन्ट्रैक्ट सरफसई में कवर होते हैं? नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा नो टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ये गलत है, नो इज द राइट आंसर। नहीं लगता है, हायर परचेज पे सरफसई नहीं लगता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस ऑफ सरफसई एक्ट आर एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लेज गुड्स पे, ओनली मॉर्गेज प्रॉपर्टीज पे, सिक्योरिटीज दैट आर नॉट अदरवाइज चार्ज टू द क्रेडिटर, सिक्योरिटीज चार्ज टू द क्रेडिटर इज नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्रेडिटर। किस पे एप्लीकेबल होता है? प्लेज पे नहीं होता है, खाली मॉर्गेज पे नहीं, हाइपोथेकेटेड पे भी मैंने आपको बताया। अदरवाइज जो चार्ज नहीं हो उस पे नहीं लगेगा। आंसर विल बी डी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। सरफसई एक्ट एप्लीकेबल किस पर है? प्लेज पर नहीं होता है, सिर्फ मॉर्गेज और हाइपोथेकेटेड प्रॉपर्टी पर होता है। ओके, चलिए। Who is an insolvency professional? डेट रिकवरी से रिलेटेड DRT एक्ट होता है, DRT एक्ट 1993, सरफसई एक्ट 2002 एंड IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। हमारे कोर्स में इन तीनों के बारे में बात हुई हुई है। IBC के अंदर आपका IP आता है। दिस वन इज वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ IBC, या इसको IBBI भी बोल सकते हैं। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं अपन के IBC के अंदर, जिसमें से एक होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है कौन? ये एक ऐसा बंदा है, अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल, अ पर्सन who holds the professional qualifications such as CA, ICWA, मतलब जैसे जो CMA होता है, जैसे आपकी मैम है, कंपनी सेक्रेटरी एटसेट्रा। कोई भी पर्सन हु इज एनरोल्ड विद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, IP के अंदर जो एनरोल्ड है वो IP बन सकता है। An eligible person who is registered with IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India, and enrolled with IPA, मतलब इसके साथ भी है और IBBI के साथ भी है। खाली CA, CMA, CA बनने से IP नहीं बन सकते, आपको IBBI से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी और IPA के अंदर एनरोलमेंट चाहिए होगा, तभी आप IP बन सकते हैं। IP क्या होता है? बेसिकली IP करता क्या है? पैसे मान लेते हैं, मैं एक कंपनी हूँ, मैंने आपसे पैसे लिए बैंक से और मैं उधार चुका नहीं पा रही हूँ वट एवर रीज़न, तो ये IBC एक ऐसा कोड है जहाँ ये बोल रहे हैं कि ऐसा है, हर बिजनेस फ्लरिश नहीं कर पाता है। अगर हम किसी बिजनेस की रिवैम्पिंग कर सकते हैं, कुछ पैसे लेने, मतलब अगर आपने मेरे से 1 रुपये लेना है, अगर 1 रुपये लेने की जगह आप 90 पैसे ले लेते हैं, आपको भी प्रॉफिट रहेगा और मैं भी सर्वाइव कर पाऊंगी। अगर ऐसी कोई स्कीम बनाई जा सकती है तो कंपनी को रिवैम्प कर लेते हैं, वरना तो लिक्विडेशन करना ही पड़ेगा। IBC इसके बारे में बात करता है। और इस प्रोसेस में जब कोई बंदा डिफ़ॉल्ट करता है,
ठीक है। तो वहाँ पे आईपी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, पहले इंटरिम लेवल पर फिर फाइनल हो जाता है, यही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाता है। जो स्कीम्स जो वेरियस स्कीम्स प्रपोज होती हैं कि कैसे कैसे तरीके से हम इस कंपनी को रिवैम्प कर सकते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ को ओके कर देता है, जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं मतलब जिन्होंने पैसे लेना है, जैसे कि आप अगर इस बात को ओके कर देते हैं तो हम उसी बात पे आगे चलते हैं। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और एक ओवरव्यू आईबीसी का आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू whom shall the provisions of IBC 2016 apply? Corporates, other limited liability entities, personal guarantors to the corporate debtors, individuals and partnership firms. खाली फर्स्ट एंड सेकंड, खाली फर्स्ट एंड थर्ड, खाली फर्स्ट सेकंड और थर्ड, या इन सभी के ऊपर? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, सब के ऊपर आईबीसी 2016 लगता है। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो ऑल क्लियर टू एवरीबडी। लोक अदालत एक्ट के अंदर ऑर्गेनाइज होती है? नहीं। क्यों? लोक अदालत लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंदर आती है, ना कि लोक अदालत एक्ट के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन द लिमिटेशन एक्ट द डेफिनेशन ऑफ सूट डज नॉट इंक्लूड अपील एंड एप्लीकेशन। जैसे मैंने भी आपको बताया कि केस जब आप सूट करने जाते हो आप लिमिटेशन पीरियड क्रॉस नहीं कर सकते हो, बट जब आप अपील लेके जाते हो एक लोअर से अपर कोर्ट में, तो विद इन टाइम ड्यूरेशन से आगे अगर हो जाता है, सफिशिएंट कॉज है, तो वहाँ पे ओके कर दिया जाएगा। और इसलिए ही सूट की डेफिनेशन में अपील और एप्लीकेशन नहीं आता है। आंसर ट्रू है यहाँ पर, क्योंकि डज नॉट बोल रहा है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, यूनिट 30 पर आ गए हैं। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 यूनिट्स, मतलब हम 8 यूनिट ऑलरेडी कर चुके हैं, 9th यूनिट करने चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अ पर्सन प्रॉमिसिंग टू सेव अनदर फ्रॉम द लॉस इज कॉल्ड। एक बंदा जो प्रॉमिस कर रहा है कि अगर तुझे लॉस हुआ, अगर तुझे लॉस हुआ तो मैं पेमेंट दूंगा, तो मैं पेमेंट दूंगा। इस केस में ये जो प्रॉमिस कर रहा है ये कौन है? इंडेमनीफाइड है, इंडेमनीफायर है, कलेक्टिंग बैंक है कि पेइंग बैंकर है? कलेक्टिंग बैंकर है कि पेइंग बैंकर है? इनमें से तो कुछ नहीं है, आंसर ए या बी में से है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि अगर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, मुझे प्रीमियम देते रहे, और अगर कोई भी लॉस होता है आपकी गाड़ी को तो उसका भरपाई मैं करूँगा। प्रॉमिस कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी, तो बन जाता है इंडेमनीफायर। आंसर विल बी बी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? देयर आर डैश पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कितनी पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में? 1, 2, 3, 4। ओनली 2, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। जो इंश्योरेंस कर रहा है या जो प्रॉमिस कर रहा है, जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है। जो इंडेमनीफायर है वो पैसे देगा अगर लॉस हुआ तो। इंडेमनीफाइड को हम इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हैं। अगर लॉस हो गया तो इसका लॉस को गुड कर दिया जाएगा, है ना। मान लेते हैं 10 लाख का इंश्योरेंस कराया था, 2 लाख की गाड़ी में प्रॉब्लम हुई तो 2 लाख की पेमेंट ये इंडेमनीफायर करने वाला है, इस इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड को। तो कितनी पार्टीज हैं गाइस? 2 पार्टीज हैं। देयर आर 2 पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Indemnifier's liability is a contract of indemnity. In a contract of indemnity is primary, secondary, collateral या discretionary. जो इंश्योरेंस कंपनी है, इन जनरल किसी ने अगर कोई ऐसी पोजीशन में है जो वादा कर रहा है कि आई विल मेक गुड फॉर योर लॉस, या इन जनरल सर्कमस्टांस ऐसा हो गया है कि आपको सामने वाले बंदे का यू विल हैव टू मेक गुड फॉर द लॉस। एक हमारे पास केस लॉ दिया हुआ है हमारी बुक के अंदर, मैकमिलन उठाते हैं आप, तो इससे रिलेटेड एक केस लॉ भी दिया हुआ है जहाँ मैं बोल रही हूँ जहाँ वादा नहीं भी किया है बट आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ओके, बैंक ऑफ इंडिया का केस है तो वो ज़रूर देख के जाइएगा।
खैर अभी चलते हैं क्वेश्चन। इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कैसी होती है? इंडेमनीफायर की जिसने वादा किया उसकी लायबिलिटी प्राइमरी होती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? इनमें से कौन सा या कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तीन पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, एक इंडेमनीफायर, एक इंडेमनिटी होल्डर और एक पर्सन ऑन हुज बिहाफ द इंडेमनिटी इज गिवन। गलत बात, क्योंकि हमने बोला दो ही पार्टीज होती हैं। ओके, इंडेमनीफायर्स लायबिलिटी अकर्स ओनली इफ द इंडेमनिटी होल्डर सफर्स द लॉस। अगर आपको लॉस होगा इंडेमनिटी होल्डर को या इंडेमनीफाइड को, तभी इंडेमनीफायर पैसे देगा। अगर लॉस ही नहीं हो तो पैसे क्यों मिलेंगे ना भाई। कस्टमर्स, ये तो ट्रू बात है ना। कस्टमर्स एज अ मैटर ऑफ राइट एंड विदाउट इंडेमनिटी कैन ऑब्टेन डुप्लीकेट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट और ट्रैवलर्स चेक। देखो क्या हो रहा है, सी पॉइंट समझा रही हूँ। बोल रहे हैं कि अगर किसी बंदे का कोई डिमांड ड्राफ्ट खो गया तो बैंक के पास गया, बोला बैंक मुझे डुप्लीकेट इश्यू कर दो। बैंक डुप्लीकेट तो इश्यू कर देगा, ठीक है, डुप्लीकेट दे देगा, बट ऐसा वादा करवाएगा कि अगर कोई जो और कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डीडी लेकर अगर कोई और ओरिजिनल डीडी लेकर मेरे पास आता है, जिसकी वजह से मुझे इसे पेमेंट देनी पड़ती है, जिसकी वजह से मुझे लॉस हो जाता है, तो इस लॉस की भरपाई मैं आपसे लूँगा। इस लॉस की भरपाई मैं आपसे लूँगा। इसमें इस केस में क्या हो गया, यहाँ पर ये बंदा बन गया इंडेमनीफायर और बैंक बन गया इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। ठीक है, एक के पीछे बोल रहा है कि बिना कुछ इंडेमनिटी के, विदाउट एनी इंडेमनिटी दे दोगे, तो आंसर इसका तो हो जाएगा फिर से फॉल्स। Indemnities are required by banks purely as a formality and does not serve any purpose। नहीं भाई, ये भी false है। तो आंसर क्या ट्रू है? आंसर इज only 2 इज करेक्ट। only 2 कहाँ दिख रहा है हमारे को? यहाँ। ऐसे क्वेश्चंस हमें बहुत दिखने को मिले जहाँ 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस के 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, जून अटेम्प्ट में हमको, सॉरी अप्रैल में अटेम्प्ट में बहुत हमें JIB में और जून में CIB में देखने को मिले। ओके चलिए, आंसर इज बी, only second is true in the question on the screen। 10th यूनिट इन जनरल मॉड्यूल बी की, और वैसे यूनिट 31 पे है ओवरऑल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंड बैंक गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी से रिलेटेड यूनिट 31 हमारे पास है। चलिए, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। In a contract of guarantee, the liability of surety is secondary। मतलब श्योरिटी कौन है? देखो क्या हुआ, ए गया बी के पास कि मुझे ना ए गया बी के पास कि मुझे ना गुड्स और सर्विसेज दे दे उधार पर, गुड्स और सर्विसेज दे दे क्रेडिट पर, मैं पैसे बाद में देता हूँ, लेटर देता हूँ। बी ने कहा कि मैं तेरे को इतने अच्छे से नहीं जानता, अगर मुझे सी गारंटी दे देता है कि अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए, तो ये मुझे पेमेंट करेगा, तो मैं तेरे को गुड्स और सर्विसेज दे दूंगा। इस केस में जो जिसने सामान उधार पे लिया, ये बन गया, ए बन गया प्रिंसिपल डेटर। जिसने गुड्स और सर्विसेज मतलब इसने उधार दिया बेसिकली, वो बन गया क्रेडिटर। और जिसने गारंटी दी वो बन गया श्योरिटी। ठीक है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब जो ये श्योरिटी है बोल रहा है कि श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है, अगर प्रिंसिपल डेटर ने पेमेंट नहीं करी तो गारंटर का नंबर आएगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर लायबिलिटी श्योरिटी की सेकेंडरी होती है, प्राइमरी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की रहती है, प्राइमरी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की रहती है दोस्तों। आंसर इसके कारण से ट्रू हो जाएगा। ओके, लेट्स गो टू वन मोर ट्रू एंड फॉल्स ऑन द स्क्रीन। Anything done for the benefit of the principal debtor is sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. जब A ने B को या B ने A को B ने A को लोन दिया C की गारंटी पर, सी ने क्योंकि गारंटी दी थी, ये इनफ कंसिडरेशन है, इनफ कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वॉइड हो जाता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं रहती है, वॉइड हो जाता है अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं होती है। तो अब श्योरिटी को तो कुछ नहीं मिल रहा था अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टांस में देखें, बट अगर क्योंकि बी ने ए को गुड्स एंड सर्विसेज दे दी है उधार पर, क्रेडिट पर दे दी है, ये इनफ कंसिडरेशन है सी के लिए कि ए को सामान मिल गया ना, अगर नहीं पेमेंट दिया तो मैं दूंगा, ये इनफ कंसिडरेशन है। अब मान लेते हैं आपसे ये आंसर ट्रू है, यहाँ पर तो आंसर ट्रू है, बट अगर मान लेते हैं ये केस को ऐसे पूछने की जगह आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये भी बिजनेस है, बिजनेस 1 है, बिजनेस 2 है। बी ने ए को गुड्स दिए क्रेडिट पर, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर, किसी ने किसी से कोई बात नहीं कही थी, अचानक से एक बंदा सी आया और बोला बी को कि भाई तू सामान दे रहा है ना, कोई बात नहीं मैं दूंगा तेरे को पैसे का, इसने नहीं दिए। तो भैया सामान आपस में इनका बातचीत थी, इसको तो कंसिडरेशन कुछ मिला ही नहीं, इसको तो कुछ कंसिडरेशन मिला ही नहीं, ए को इस बारे में पता ही नहीं है, इस बारे में पता ही नहीं है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन है ही नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड। ओके, तो ये दो केसेस मैंने आपको, ये केस 2 मैंने समझाया है आपको, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी बन जाए। ये केस 1 है जहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर कोई बेनिफिट मिला है प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर के द्वारा, ये इनफ कंसिडरेशन है। आउट ऑफ नोवेयर ए ने कुछ बोला ही नहीं था सी को, या ऐसी कोई अरेंजमेंट ही नहीं हुई थी कि अगर सी गारंटी देगा तो मैं दूंगा, तो कोई बात ही नहीं आई ना, फिर कंसिडरेशन हुआ ही नहीं उस केस में। ओके, आई होप वी आर क्लियर हेयर ऑल्सो। आंसर यहाँ पर भी ट्रू ही है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, आपको आंसर देना है। श्योरिटी इज ऑल्सो नोन एज इंडेमनीफायर, बेलर, गारंटर, बेली। अभी मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझाया है। श्योरिटी कौन है दोस्तों? गारंटर है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज dash of principal is dash that of the principal debtor, coextensive, primary to secondary to। जो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है वो कोएक्सटेंसिव होती है, मतलब प्रिंसिपल डेटर के साथ साथ होती है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं अगेन, ए ने बी को गुड्स और सर्विसेज दी क्रेडिट पर, ठीक है, और इसने पैसे डिफॉल्ट कर दिया, जबकि एक सी था जिसने गारंटी ली थी, तो ये श्योरिटी हो गया। अब हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ए बी को तो कुछ नहीं कह रहा है, ए बी को तो फॉरबियर कर रहा है, ए बी को तो कुछ नहीं कह रहा है, बट ए सी को बोल सकता है, सी को सू भी कर सकता है कि मेरी पेमेंट नहीं दी है, दो। तो बेसिकली कोएक्सटेंसिव होती है लायबिलिटी।
इन जनरल लायबिलिटी श्योरिटी की सेकेंडरी होती है, ठीक है। बट अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ प्राइमरी टू सेकेंडरी टू बोल रही हूँ, तो इट इज को एक्सटेंसिव विद, द आंसर इज को एक्सटेंसिव विद, द आंसर क्वेश्चन नंबर 2 इज को एक्सटेंसिव विद, ठीक है। आई होप ये छोटा सा डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन बैंक गारंटीज द बैंक्स मेक्स पेमेंट ऑन, बैंक गारंटी बैंक किस पे पेमेंट करता है, बीइंग कन्विंस्ड दैट द बेनिफिशियरी हैज इनकर्ड अ लॉस। गारंटी में लॉस, ये कोई इंडेमनिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, ये तो गलत बात हो जाएगी। बीइंग सूड बाय द बेनिफिशियरी, द गारंटी बीइंग इन्वोक्ड आफ्टर सीइंग कंकरेंस ऑफ द डेटर merely on the demand of the beneficiary. इन बैंक गारंटीज बैंक कब पेमेंट करता है, जब बेनिफिशियरी से डिमांड आ जाती है। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था इंपोर्टर वाला, मैंने सामान मंगाया था और मैंने बैंक गारंटी दी थी, तो मेरे अकाउंट से खैर पैसे जाएंगे क्योंकि गारंटी बैंक ने ली थी और बेसिस ऑन माय क्रेडिबिलिटी ली होगी। आंसर विल बी डी हियर। सब सामने वाले ने पैसे मांग लिए, देना पड़ेगा बैंक एज अ बैंक पेमेंट, ओके। In case the company on whose behalf the invoked bank guarantee was issued is in liquidation, the bank must make payment to liquidator and not the beneficiary, must deposit the amount in court to avoid any controversy, must pay the beneficiary, need not pay since the bank guarantee lapses on the application, एप्लीकेंट कंपनी बीइंग लिक्विडेटेड, इंसॉल्वेंसी चालू हो गई है क्योंकि इंसॉल्वेंसी चालू हो गई है, मतलब लिक्विडेशन प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो गया है, तो बैंक को कोई पेमेंट अभी नहीं देनी है। अगेन बेनिफिशियरी ने जब मांग लिया तो पेमेंट तो देनी पड़ेगी क्योंकि बैंक गारंटी ऑलरेडी दे रखी है बैंक ने, ओके। The person in whose favor a bank guarantee is issued is called an issuer, banker, identifier या beneficiary. जिसके फेवर में बैंक गारंटी दी गई है वो बन जाता है बेनिफिशियरी, ओके। और इसी के साथ हमारे 10 यूनिट्स हो गए हैं। हमने 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 डन। अब हम करेंगे यूनिट 32 विद अ 2 मिनट्स ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर करेंगे हम यूनिट 32 को कंटिन्यू और 10 और यूनिट्स कंप्लीट करेंगे, ओके। आई विल सी यू इन जस्ट 2 more minutes.
चलते आगे, लेटर ऑफ क्रेडिट यूनिट 32 शुरू करने चल रहे हैं, LCs. ओके, the letter of credit is opened on the request of issuing bank, applicant, beneficiary या confirming bank. LC जो है वो किसके रिक्वेस्ट पे आता है? एप्लीकेंट के रिक्वेस्ट पर आता है. अगर मैं गई बोला मुझे मेरे बिहाफ पे LC इशू कर दीजिए, तो एप्लीकेंट के बिहाफ पे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेंट LC इशू किया जाता है. The LC issuing bank is also called as the importer's bank or the opening bank, the advising bank or the confirming bank, the negotiating bank or the nominated bank, या द reimbursed बैंक. जिस बंदे ने रिक्वेस्ट करी थी वो ऑफ कोर्स इम्पोर्टर होगा, जिसने पेमेंट करनी होगी, इसलिए इम्पोर्टर का बैंक या ओपनिंग बैंक बोलते हैं जो बंदा LC इश्यू कर रहा है कि मैं वादा करता हूँ सामान आएगा मैं पेमेंट दे दूंगा. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3. The advising bank's responsibility is to inform the issuing bank as to whom to issue the letter of credit, to advise the buyer the dispatch of documents by the seller, to inform the beneficiary or seller about the letter of credit, या none of the above. The answer is C. जो advising बैंक है वो बताएगा जिस बंदे को पेमेंट मिलनी है, जो सेलर है, कि LC आ गई है, आ रही है, जो भी ओपनिंग बैंक के साथ इशूइंग बैंक के साथ बातचीत हुई है. ओके, और इसी के साथ हम आ गए हैं यूनिट 33 के मैकमिलन के क्वेश्चंस में, जो कि है डेफर्ड पेमेंट गारंटी. चलते हैं यूनिट 33 के क्वेश्चन नंबर 1 में. आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. इज ओके, यहाँ पर अपन के पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं. स्टेटमेंट्स देखते हैं. In a deferred payment guarantee, the guarantee is to ensure delivery of goods. Okay, a deferred payment guarantee is mostly based on a primary contract between the buyer and the seller. A deferred payment guarantee differs from other kinds of guarantee issued by the banks as regard payment liability of the bank on invocation. In a deferred payment guarantee, the bank's liability comes into existence only if all the installments are not paid and not on the repayment of only one installment by the customer. False बताना है दोस्तों. 1 2 3 1 हट गया, 2 3 1 3 4 या all of the above statements are false. The answer is 1 3 and 4 are false. ये भी false है, ये भी false है और ये भी false है. ये तो true है. चलिए देखते हैं. In a deferred payment guarantee, the guarantee is to ensure delivery of goods. No, it is payment. Yes, a deferred payment guarantee is mostly based on primary contract between the buyer and the seller. Yes, it is. जैसे बता रखा है कि ऐसे ऐसे पेमेंट मैं हर महीने देता रहूँगा, ऐसे ऐसे पार्ट पेमेंट्स करता रहूँगा, डेफर्ड पेमेंट होती रहेगी. दिस इज ट्रू. Deferred payment guarantee differs from other kind of guarantee issued by banks as regard. No, it is not different. जब मैं रिगार्ड बोल रही हूँ पेमेंट लाइबिलिटी की बैंक के साइड से. In a deferred payment guarantee, the bank's liability comes into existence only. नहीं भैया, ऐसा नहीं है. जब रीपेमेंट कोई सी भी डिफॉल्ट होती है वहीं पे आ जाएगी. The answer will be C, that is 1 3 and 4 are false. ठीक है जी, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आपके यूनिट करंट से. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. यूनिट 33 कर रहे हैं हम. Third party, mostly bank and financial institutions, guarantee the payment of installment. Okay, the guarantee ensures timely payment of the installments to the seller or the exporter, failing which the guarantee can be invoked and payment can be received. ठीक है जी, अगर मतलब अगर गड़बड़ हो गई तो पेमेंट मिल जाएगी. To understand better the deferred payment guarantee, it is necessary to understand how a payment is made in a deferred payment contract and the same is guaranteed by the bank. कैसे पेमेंट आप करने वाले हो अगर डेफर्ड पेमेंट भी करने वाले हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट.
सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड पार्टी जनरली बैंक हो सकता है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो गारंटी देता है इंस्टॉलमेंट्स की, प्रॉपरली समझ के पैसे देने होंगे और टाइमली पेमेंट होगी। अगर नहीं होती है तो बैंक बेनिफिशियरी मांगेगा, डिमांड करेगा, पेमेंट देनी पड़ेगी बैंक को। ओके और इसी के साथ चल दिए हम यूनिट 34 की ओर, जो हम बिल्स ऑफ फिनेंस रिलेटेड लॉज देखने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स एन अनकंडीशनल डायरेक्शन टू द ड्रॉअर टू पे द मनीज, promise to the drawer to pay the monies, obligation to the drawer to pay the monies or undertaking to the drawer to pay the money. Unconditional direction है to the drawer to pay the money. Bill of exchange मतलब जिसने पेमेंट, ऐसे मतलब ए ने बी को वादा किया कि अगर तू मुझे गुड्स देता है, सर्विसेज देता है उधार पे, तो मैं तेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे रहा हूँ, पेमेंट दे दूंगा। तो भैया डायरेक्शन है कि इस बंदे को की पेमेंट देनी पड़ेगी। मान लेते हैं बी को पैसों की रिक्वायरमेंट, बोला था मैं 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा। बी को पैसों की रिक्वायरमेंट 45 डेज में पड़ गई। वो गया थर्ड पार्टी के पास, जो बैंक हो सकता है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, थर्ड पार्टी के पास गया, बोला कि ये बिल ले लो मेरे से और मुझे पैसे दे दो। कहा ठीक है 2 लाख रुपए मिलने थे बट मैं तेरे को दूंगा 1,99,000, 1,000 रुपये मेरा कमीशन हो जाएगा। तो अब इस केस में जो ए है किसको पेमेंट देगा, इसको पेमेंट देगा, देना तो पड़ेगा ना, डायरेक्शन है बिल ऑफ एक्सचेंज में, डायरेक्शन तो देगी, पैसे तो देना ही पड़ेगा। ए को पैसे किसको देना पड़ेगा, अब थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ बी। ओके द मेकर ऑफ द बिल इज कॉल्ड, जिसने बिल बनाया है वो एंडोर्सी है, ड्रॉई है, ड्रॉअर है या कुछ भी नहीं है। जिसने बिल बनाया है वो है जिसको पैसे मिलने हैं, जिसने पैसे देने हैं, जिसने पैसे देने हैं, जो पैसे ड्रॉ कर रहा है, जिसने मेकर कौन है, ड्रॉअर है बिल का। ओके मेकर कौन है, ड्रॉअर है बिल का, सिंपल। बिल परचेज फैसिलिटीज ग्रांटेड इन द केस ऑफ डिमांड बिल्स, यूजेंस बिल्स, टेनर बिल्स या टर्म बिल्स। बिल परचेज फैसिलिटी मिलती है आपको डिमांड बिल्स पर। इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको अगेन याद करनी है। यू हैव टू लर्न दिस पॉइंटर, you have to learn these pointers my dear bankers. Question number 4 क्या बोल रहा है, ownership of goods can be transferred by endorsement and delivery of right to money, obligation to money, document of title to goods या फिर document of title to immovable property. ownership के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे goods के बारे में बात कर रहे हैं। it is not immovable property, we are not talking about TPA, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से नहीं, हम सोगा से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर है सी, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल टू द गुड्स। ओके और इसी के साथ आ गए हैं यूनिट 35 की ओर। चलिए पर्सनल फाइनेंस, क्वेश्चन 1 फ्रॉम यूनिट 35। ऑन द फॉलोइंग्स वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कोई सी एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं है विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट कार्ड्स। The credit card issuing banks would not be responsible for fulfillment of KYC requirements where agents solicit business. While issuing cards, the terms and conditions for issue and the usage of credit cards should be maintained in clear and simple language. ये तो true है। Card issuers should quote annualized percentage rate on the card product. भैया इतना परसेंट हम आपसे चार्ज करेंगे। The card issuer should not unilaterally upgrade credit cards and enhance credit limits. अपने आप खाली सिंगल हैंडली क्रेडिट की लिमिट्स नहीं बढ़ा सकते हैं, ना ही अपग्रेड कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सारी ट्रू है। सिंगल यूनिलैटरल नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी बायलैटरल। ये भी इसलिए नॉट करेक्ट हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। विच इज़ नॉट करेक्ट इज दिस। KYC कैसे नहीं कराओगे भाई साहब, डिफॉल्ट हो गया तो बैंक का तो नुकसान हो जाएगा, और वो पब्लिक अगर बैंक है तो समझिए इन जनरल बहुत सारे लोग यहाँ पर इम्पैक्ट होने वाले हैं। ओके लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम यूनिट 35। द गाइडलाइंस ऑफ RBI इन मैटर ऑफ क्रेडिट आर वायलेटेड, it can levy penalties on the violating bank under RBI Act 1932, Negotiable Instrument Act 1930,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन पिनल कोड या BR एक्ट? क्या रहेगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर है BR एक्ट। इफ अगर गाइडलाइंस RBI ने जो बोल रखी है वो फुलफिल नहीं करी है तो किस RBI जो है उस बैंक के ऊपर लगा सकते हैं पेनल्टी? BR एक्ट 1949 इसके बारे में प्रोविजंस बात करता है। क्वेश्चन नंबर 3, when bank gives home loans, the nature of charge created is hypothecation, mortgage, assignment या pledge? देखिए प्लेज नहीं है क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, असाइनमेंट भी नहीं हो रहा है। हाइपोथिकेशन या मॉर्गेज में क्या हो रहा है? जब आप लोन होम लोन्स देता है बैंक तो मॉर्गेज होती है प्रॉपर्टी, मॉर्गेज होती है प्रॉपर्टी। ठीक है जी, चलते हैं यूनिट 36 की ओर। बस गाइस 6 मोर यूनिट्स, 36, 37, 38, 39, 40, 41 एंड विल बी डन। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस यूनिट 36 में क्वेश्चंस देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पर। हाउसिंग लोन्स ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स अप टू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज अप टू हाउ मेनी? अप टू ऑफ डैश for construction of houses in metropolitan centers with population of above 10 lakh excluding loans granted by banks to their employees are treated as priority sector advances. 5.5 million, 1 million, 3.5 million, 1.5 million, it is 3.5 million से ऊपर जो लोन्स दे रहे हैं वो आ जाते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, बट यहाँ पर जो एम्प्लॉयज है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। ओके, इंडिविजुअल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट, यू हैव टू रिमेंबर दीज नंबर्स को रिमेंबर करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द करंट यूनिट एडवांसेस के बारे में, प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। Educational loans granted to individual for educational purposes up to dash studies in India will be classified as priority sector. 0.75 million, 1 million, 1.5 million या 2 million प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगा। 2 million यहाँ पे भी देखिए सबसे ज़्यादा था वही प्रायोरिटी सेक्टर है, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा वाला ही प्रायोरिटी सेक्टर है, बट हो सकता है एग्जाम में ये नंबर चेंज कर दिए जाए तो आपको पता होना चाहिए। 2 million इन केस ऑफ एजुकेशन लोन एंड 3.5 million इन केस ऑफ हाउसिंग लोन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। The scheduled commercial banks are expected to enlarge credit to the priority sector and ensure that priority sector advances constitute 18% of adjusted net bank credit, 40% of adjusted net bank credit, 12% of adjusted net bank credit और 25% of adjusted net bank credit। देखो टेक्निकल डेफिनेशन बोलूँ अगर मैं आपको adjusted net bank credit की कि it is the net bank credit प्लस अगर कोई इन्वेस्टमेंट करी है बैंक के द्वारा किसी नॉन SLR बॉन्ड्स में, ठीक है, held in the held to maturity कैटेगरी जब तक मैच्योर होगा, और क्रेडिट इक्विवेलेंस अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हाई, इन दोनों में से जो भी हाई होगा इसमें से ये हम प्लस कर देंगे, विच एवर इज हाई जो है इसके हम प्लस कर देंगे नेट बैंक क्रेडिट में। तो बताइए ये होता है ANBC। आई होप ANBC इज क्लियर टू यू, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। यहाँ पर आंसर कितना है, कितना पर स्केड्यूल अगर एक्सपेक्ट कर रहा है एनलार्ज करना तो प्रायोरिटी सेक्टर में कितने कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? इट हैज टू बी 40%। द आंसर इज 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। प्लस किया था हमने नेट बैंक क्रेडिट में विच एवर वॉज हायर हेयर, ठीक है, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है एज ए बैंक। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट subventions of per annum to banks in respect of short-term productive credit up to provided for farmers। 2% 3 लाख, 3% 2 लाख, 3% 5 लाख, 3% 3 लाख। The answer is 2% 3 lakhs per annum। Okay, per annum 2% for 3 lakh rupees।
शॉर्ट टर्म है। आई होप इट इज क्लियर। इट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। ये आप कोशिश करिए, याद करिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं अपन के यूनिट 36 के अंदर। यूनिट 37 में चल रहे हैं, जब हम पूरा एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में बात करें। यहाँ पे तो काफ़ी बात हो रखी है सेरिकल्चर की, पोल्ट्री फार्म की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आइए देखते हैं यहाँ से कैसे क्वेश्चन हमारे मैकमिलन में बने हुए हैं। KCC किसान क्रेडिट कार्ड्स आर इश्यूड टू फार्मर्स टू विड्रॉ मनी फ्रॉम ATM, टू परचेज फार्म इक्विपमेंट्स, to purchase agriculture implements on credit from the dealers, to meet their cultivation need and non-farming requirements including purchase of inputs and other short-term requirements and working capital requirements for elite activities. The answer to KCC is D. कल्टिवेशन नीड्स हो चाहे नॉन फार्मिंग रिक्वायरमेंट्स हो, जिसमें ये सारी बातें इंक्लूड हो जाती हैं, केसीसी फार्मर्स को बैंक के द्वारा इस कारण से दिया जाता है। ओके है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर फार्म मैकेनाइजेशन स्कीम लोन इज गिवन फॉर। फार्म मैकेनाइजेशन में लोन किस लिए दिया जाता है? इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, कल्टीवेशन एक्सपेंसेस के लिए, फार्म इक्विपमेंट्स के लिए, या वेल्स को डिग करने के लिए। जब मैं मैकेनाइजेशन के बारे में बात कर रही हूँ तो हम बोल रहे हैं फार्म के इक्विपमेंट्स को लेने के लिए मैकेनाइजेशन स्कीम में, फार्म मैकेनाइजेशन स्कीम में लोन दिया जाता है। वंस अगेन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। Sale of finance for crop loan is decided by DLTC, District Level Technical Committee, State Level Technical Committee, Block Level Technical Committee, या फिर individual banks। आंसर इज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्केल फाइनेंस देखा जाता है। स्केल ऑफ फाइनेंस ऑफ क्रॉप लोन इज डिसाइडेड बाय, कौन करता है, कितना फाइनेंस देना है, कितना फाइनेंस करना है क्रॉप लोन्स पे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसाइड होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी डिसाइड करती है। वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस यूनिट का। इन द ब्रॉयलर ऑपरेशंस अंडर पोल्ट्री फार्मिंग, कितने दिन पुराना, how many dash days old chicks are growth? बॉयलर ऑपरेशन में 8 दिन पुराना, 1 day, 3 day, 15 days। कितने दिन, how many days old chick? It is 1 day old chick, ठीक है। 1 day old chick को ग्रो किया जाता है। ओके, और इसी के साथ हम आ गए हैं यूनिट 38 पर। बस गाइस, आज का सेशन अपनी कुछ आखिरी सांसें गिन रहा है। बने रहिएगा मेरे साथ। आई रियली अप्रिशिएट योर डेडिकेशन। अच्छे से पढ़िए। मॉड्यूल बी आज खत्म हो जाएगा। 38, 39, 40, 41 एंड डन, खत्म, ठीक है। फिनेंस टू MFIS एंड को लेंडिंग अरेंजमेंट्स, आइए देखते हैं। बैंक्स कैन एक्सटेंड टू NBFCs working capital facilities, term loans, bank guarantee for obtaining deposit। दोनों ही, वर्किंग कैपिटल भी और टर्म लोन भी, दोनों ही सही आंसर है। इन दोनों पे के लिए बैंक एक्सटेंड कर सकती है NBFCs को पैसे, ठीक जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज NBFC, कुछ तो गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है। Okay, yes, question here. Of the following categories of NBFCs, dash is not exempted from registering with RBI as NBFC। कौन exempt नहीं है? Not exempted। Mutual benefit companies exempt है, चिट फंड कंपनीज exempt है, निधि कंपनीज exempt है। कौन exempt नहीं है एज एन NBFC रजिस्टर करने के लिए? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। Once again a wonderful question। क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है। मतलब कैसे पूछ लेंगे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किस में रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है? NBFC कैटेगरी में कराना ज़रूरी होता है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बैंक्स कैन फाइनेंस NBFC फॉर फाइनेंसिंग इंडिविजुअल्स टू सब्सक्राइब टू IPO।
अनसिक्योर्ड लोन्स टू कॉर्पोरेट, फाइनेंसिंग सेकेंड हैंड एसेट्स, या फिर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। बैंक्स एनबीएफसी को फाइनेंस कर सकती है, किस लिए गाइस? किस लिए गाइस? सेकेंड हैंड एसेट्स को फाइनेंस करने में। जब आप बिका हुआ माल ऑलरेडी एक भाई किसी ने यूज किया हुआ है, वो एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए बैंक्स एनबीएफसी को फाइनेंस दे सकती हैं। ओके, आइए यूनिट 39 की ओर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बात करते हैं। एमएसएमई एक्ट 2006 इसके बारे में बात करता है, बताएंगे। माइक्रो एंटरप्राइज इज वन वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 10 लाख, 25 लाख, 1 CR की 50 लाख। देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है अगर प्लांट एंड मशीनरी में आपका अमाउंट 1 CR से ज़्यादा है तो आप आ जाते हो माइक्रो के अंदर। ठीक है जी, 1, 10 एंड 50 ये हुआ प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर इनटू 5 कर लो तीनों में, 250, 50 एंड 5। ओके, एवरीथिंग इज इन करोड़। ये टेबल अगर आप याद रखेंगे, क्वेश्चन कैसा भी आएगा, कहीं से भी आएगा, चाहे वो माइक्रो से है, चाहे स्मॉल से है, चाहे वो मीडियम से है, चाहे वो टर्नओवर से है, चाहे प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट से है, आपको आंसर आता होगा। ओके, टेबल अच्छे से पढ़कर आपको जाना है। जैसे क्वेश्चन मैंने मैकमिलन ने हमको माइक्रो से पूछा हुआ है, हो सकता है एग्जाम में आपसे मीडियम से पूछ ले, टर्नओवर के बेस पे पूछ ले इंस्टेड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A medium enterprise is one where the investment does not exceed 5 crores, 25 crores, 10 crores या 50 crores। मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 crores। एक्चुअली जब अमेंडमेंट हुआ था 2019 में तो ये 20 crores था, बट इसकी लिमिट विद इन अ मंथ बढ़ा दी थी और ये 50 crores कर दिया गया था। Okay, let's go to question number 3. Within how many days from the dates of submission of the complete papers by the borrower, a loan applicant of rupees 25,000 is to be processed as per the guidelines in force? 4 business days, 8 business days, 15 business days, sorry, या फिर 30 बिजनेस डेज, 25,000 का आपको 4 दिन के अंदर, 4 बिजनेस डेज के अंदर प्रोसेसिंग करनी होगी। वंस अगेन अ नंबर दैट यू नीड टू रिमेंबर माय डियर बैंकर्स, अ नंबर दैट वी नीड टू रिमेंबर 100%। ओके, चलिए सेकेंड लास्ट यूनिट गाइस, कुछ 3-4 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारे पीपीबी में। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, हो सकता है एग्जाम में आपसे इसी के ही क्वेश्चन पूछ ले कि NRLM है क्या। इट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। रिप्लेस ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स, ये किससे रिप्लेस हो गया? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से, IRDP से। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, TRYSEM से। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, DWCRA से, या फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY से। NRLM रिप्लेस हो गया SGSY से, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, आंसर इज डी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। चलिए, NRLM के अंदर वुमेन SSG इज एंटाइटल्ड फॉर कितने रुपए के लिए? सब्सिडी ऑफ मैक्सिमम 3 लाख रुपीज, कैपिटल सब्सिडी ऑफ मैक्सिमम 5 लाख रुपीज, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ लोन अप टू रुपीज 5 लाख, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ लोन अप टू रुपीज 3 लाख। ये अगेन 3553 है, बट कैपिटल सब्सिडी है कि इंटरेस्ट सबवेंशन है। द आंसर इज इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ रुपीज 3 लाख। ओके, फॉर वुमेन SHG। I hope it is clear to everybody. Next question. Under SEPG of NULM, a bank will sanction maximum loan of rupees
dash lakh per individual or maximum of dash lakh for the group whichever is lower. 2 10 1 5 3 10 2 5 लाख के बारे में बात हो रही है. ये सैंक्शन कितना करेगा? अगर मैं इंडिविजुअल के बारे में बात कर रही हूँ, ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ, कौन सा लोअर है? इट इज 2 लाख इंडिविजुअल, 10 लाख ग्रुप. वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. यहाँ से भी ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसा भी उठ के आपके एग्जाम में आ सकता है. ओके ये पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैं मॉड्यूल बी के बारे में बात कर रही हूँ. Under PMGDY, the limit for overdraft facility is rupees dash and is available to members of a household. How many members? Member या members? Overdraft facility of 5,000, 10,000, 5,000, 10,000. Of 2 members, 2 members, 1 member, 1 member. कितने लोग है 1 और रुपए है 10,000. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 रुपए की फॉर 1 मेंबर ऑफ अ हाउस होल्ड. एक इंसान मतलब एक घर के एक जने को मिलने वाला है. कितने 10,000 रुपए की ड्राफ्ट फैसिलिटी अंडर प्रधानमंत्री PMGDY. ओके और इसी के साथ हम आ गए हैं लास्ट यूनिट पे गाइस. बस 3-4 मोर क्वेश्चन एंड वी आर डन विद टुडेज सेशन. SHG के बारे में बात कर रहे हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन वुमेन का भी देखा था. आइए देखते हैं. Maintenance of which of the following books registered is not compulsory for a self-help group? Minute book, saving and loan register, visitors book या members की पासबुक. इट इज विजिटर बुक जो आपको मेंटेन नहीं करनी है. ये भी मेंटेन करना है, ये भी मेंटेन करना है, ये भी मेंटेन करना है. अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या मेंबर की पासबुक मेंटेन करनी है? हाँ जी करनी है. क्या नहीं करना है? विजिटर की बुक नहीं करनी है. Okay, bank lending to self-help groups can usually be maximum in ratio of 1:4, 1:3, 1:2, 1:5. What is the ratio, guys? The maximum ratio is 1:4. 4 अपने 1 बैंक का. ठीक है जी, 1:4. And with this we are done guys. खत्म. मॉड्यूल बी फिनिश. आज हमने 20 गुड यूनिट्स करी हैं. पैट योर बैक. आपने बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस मैकमिलन के कर लिए हैं. ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपके पास लेके आते रहेंगे. मॉड्यूल डी, सी, अब बी और ऐसे ही हम ए भी करेंगे जल्दी ही. ठीक है. आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम लर्निंग. मैकमिलन मॉड्यूल बी आपका सॉर्ट हो गया अगर आपने आज का सेशन अटेंड कर लिया है. ऐसे ही मॉड्यूल ए भी हम आपके साथ जल्दी ही करने वाले हैं. अभी लेते हैं आपसे अलविदा. दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ, signing off for today my dear bankers. Bye bye.